सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, आज का मामला कुछ इस तरह का है कि ये मामला हर एक आम आदमी का मामला है। जब भी कोई आपके घर में बीमार होता है तो सबसे पहले जो है वो कोशिश ये की जाती है उसको सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाए। इलाज इतना महंगा हो चुका है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो आपकी इतनी खाल उतारते हैं, इतना पैसा वसूल करते हैं कि इतना पैसा एक आम आदमी के पास नहीं है, एक गरीब आदमी के पास नहीं है, एक मजबूर आदमी के पास नहीं है, एक दिहाड़ीदार आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घर वालों का इलाज या किसी ऐसी बीमारी का इलाज के जिस पे ज़्यादा पैसा आता हो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा ले। जो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड करते हैं वही प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाते भी हैं। गवर्नमेंट अस्पतालों के मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पर अद्वियात तक मौजूद नहीं है। जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, जहाँ पर ये काम जो है वो रोज़ बरोज़ तरक्याती कामों में बढ़ता चला जा रहा है, वहीं पर क्या बुनियादी सहूलत जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को नहीं मिलनी चाहिए? जैसे तालीम की सहूलत है, जैसे सेहत की सहूलत है। अब मुझे याद है कि वज़ीर आला जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन दिनों में अद्वियात बिल्कुल फ्री मिला करती थी और सरकारी अस्पतालों की जो हालत थी वो एक्यूरेट थी। मतलब ये वो आज नहीं है, वो आज वज़ीर आज़म है, तब भी हम उनकी जो है वो वज़ीर आला की खिदमात को नहीं भूल सकते कि उन्होंने एज अ वज़ीर आला जो है वो कम से कम सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार को मुकम्मल कर दिया था। बाकायदा तौर पर सरकारी अस्पताल में जब आप एंटर होते थे तो आपको पता चलता था कि किसी जो है वो यहाँ पे काम हुआ है। लेकिन आज एक मुतासरा शहरी भी मेरे पास प्रोग्राम में मौजूद है जो मियो अस्पताल में अपने बच्चे को शदीद बुखार की हालत में जो है वो लेकर गए और बच्चे की हालत ऐसी थी कि उसे अगर फौरी तौर पर एडमिट ना किया जाता या उसे फौरी तौर पर दवाई ना दी जाती तो वो उसके लिए जो है वो बड़ा ये परेशान कुन मरहला था उनके लिए। उन्होंने वहां उसको एडमिट करवाया तो जो दवाई उनको लिखकर वहां से दी गई, उन्हें कहा गया कि ये दवाई बाहर से ले आए। वो दवाई इतनी महंगी थी कि वो बाहर से नहीं आ सकती थी। अब वो दवाई के मामलात क्या थे, वो दवाई वो उन्हें कहाँ से मिली? अस्पताल में तो वो दवाई मौजूद नहीं थी। तो अगर अद्वियात ही अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं है तो एक आम शहरी अपनी आवाज उठाने के लिए कहाँ जाएगा? इनको यहाँ बैठाने का मकसद ये है कि ये उन सब आम आदमियों की आवाज है जो अपने लोगों को, अपने प्यारों को जो है वो अस्पताल तक लेकर जाते हैं और वहां पर उन्हें ख्वार किया जाता है, जलील किया जाता है, डॉक्टर्स की तरफ से जो रवैये इख्तियार किए जाते हैं या दवाई अद्वियात की कमी की बाइस जो है वो डॉक्टर्स उनको बाहर से अद्वियात लिख देते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से इतनी महंगी दवाई खरीद सके। अहमद रियाज बलोच की रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद जो है वो मुतासरा शहरी जो हमारे पास आज साहब यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भरपूर काविशों के बावजूद भी सरकारी अस्पतालों में सिस्टम तब्दील न हो सका। आम आदमी का सहारा सरकारी अस्पताल लोगों को सहूलियात फराहम करने से आजिज है। बेशुमार फंड और सहूलियात देने के बावजूद भी आम आदमी को सरकारी अस्पतालों से अद्वियात की फराहमी मुमकिन न बन सकी। सरकारी अस्पतालों के अपने डॉक्टर्स की लिखी अद्वियात भी सरकारी अस्पतालों में मुयसर नहीं है। मरीज या उसके लवाहिकीन जब लिखी अद्वियात सरकारी अस्पताल फार्मेसी में लेने जाते हैं तो उनकी किस्मत में महसूस अद्वियात के अलावा कुछ नहीं आता और ये कहकर उन्हें चलता कर दिया जाता है कि स्टॉक में ये अद्वियात मौजूद ही नहीं। सोने पे सुहागा ये कि उनकी शिकायत के अजाले के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुनासिब मौजूद ही नहीं और अगर किसी डॉक्टर के पास शिकायत लेकर जाई जाए तो वो ये कहकर साइल को चलता करता है कि वजीर आला को कहें कि अगर अद्वियात दिलवानी है तो अद्वियात की तरसील को भी यकीनी बनाएं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी में जब जाया जाता है तो कुछ मखसूस अद्वियात वहाँ पर रखी जाती हैं और जिन अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल होता है या जो अद्वियात जो है वो ख़ास होती हैं वो वहाँ पर होती ही नहीं है। अब ये सूरत हाल ये है कि वहाँ पर लोगों को ये कह दिया जाता है कि ये बाहर से लेकर आए, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। बारहा शिकायत जमा करवाने के बावजूद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमओ से बात कर लो या एमएस से बात कर लो, उनके पास इसका जवाब भी कोई नहीं होता कि गवर्नमेंट हमें जो है वो पीछे से दवाइयाँ फराहम कर ही नहीं रही तो हम फार्मेसी में दवाइयाँ क्या रखें। अब वो मुतासरा शहरी मेरे पास यहाँ मौजूद है, इनकी स्टोरी क्या है, ये कैसे सरकारी अस्पताल तक पहुँचते हैं और आगे इनके साथ सलूक क्या होता है, कौन सी दवाई जो है वो इन्हें बाहर से लाने के लिए कहा जाता है, ये सारी बात जो है ये अपनी जुबानी ही बताएंगे। जी आज साहब आप बताइएगा कि आप अपने बच्चे को जब लेके गए हैं हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ आपके साथ क्या सलूक किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है कि मेरे बेटे को बुखार था, शदीद बुखार हो गया अचानक से। मैं उसको न्यू हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ। वहाँ पे डॉक्टर्स ने एमरजेंसी में मैं बच्चे को लेकर गया हूँ। जाहिर है बच्चा है तो उसको बच्चों की एमरजेंसी में लेकर गया हूँ। वहाँ पे जब मैं लेकर गया हूँ तो अंदर वो जो काउंटर पे वेट वगैरह करती हैं उन्होंने चेक किया, नर्सेज ने चेक करने के बाद उन्होंने बताया जी आप इसको ना फलां कमरे में 30 नंबर कमरे में ले जाएं, ओपीडी में ले जाएं। मैंने कहा जी ठीक है।
जब मैं वहां पर लेके गया हूँ, डॉक्टर ने उसको चेक किया और उन्होंने कहा, मैंने बच्चे की कंडीशन बताई, बाकी उन्होंने फिजिकली बच्चे को देखा, तो उन्होंने कहा जी आप इसको ना, उन्होंने लिख कर दिया है पर्ची पे कि बच्चे को हम इमरजेंसी में रेफर कर रहे हैं। अच्छा। जब मैं वहां पर लेकर गया हूँ, बच्चे को पैदल जा रहा था बच्चा, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था, तो वहां और पर वो पेशेंट इमरजेंसी का था? जी बिल्कुल। अब डॉक्टर अगर लिख कर दे रही हैं कि वो रेफर कर रहे हैं तो वो इमरजेंसी का ही पेशेंट है ना। बिल्कुल ठीक है। बट देखने में ये एक अजीब सा वाकया मेरे साथ हुआ है। वैसे तो बहुत सारे वाकयात हैं जिंदगी के हॉस्पिटल्स में जिल्लत और रुसवाई हमने बहुत बार देखी है, क्योंकि मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी भी है, एक छोटे बेटे को। अच्छा। तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे धक्के खाए हैं। तो बहरहाल अभी इस मौजू पे अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं लेकर जब गया हूं उसी इमरजेंसी में, तो वो एक मैडम थी, मुझे नहीं पता उनका रैंक क्या था, वो डॉक्टर थी क्या थी वहां पे, बट उन्होंने वो पर्ची देखी है, रेफर लिखा हुआ है, वो बड़ा बुरा सा मुंह बना के ना तो एक डॉक्टर साहब के पास लेकर गई हैं मुझे। ठीक है। और उन्होंने देखी है पर्ची, उन्होंने बच्चे की तरफ देखा है, मेरी तरफ देखा है, और उन्होंने वो जो रेफर लिखा हुआ ना, अब आप देखें कि उनकी अथॉरिटी क्या है कि एक डॉक्टर अगर रेफर कर रहा है एक पेशेंट को तो वो उस पर लाइनिंग कर दें, काट दें उसको रेफर को, और खुद से दवाई लिख कर दे दें। अगर डॉक्टर ने रेफर किया तो आपको इतना पाबंद होना चाहिए कि आप उस डॉक्टर को जवाब दें बिल्कुल कि ये बच्चा आपने रेफर किया था, इसकी अब ये कंडीशन है। बिल्कुल सही। खैर उन्होंने दवाई लिख दी, दवाई खैर इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन अगर मेरे पास पैसे ना होते तो वो मेरे लिए बहुत महंगी होती उस टाइम। और इस तरह का टाइम मैंने देखा है, बहुत बुरा वक्त देखा है कि रोटी के पैसे भी नहीं होते थे और बच्चों की दवाइयां लिख देते थे और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। अभी ये हुआ कि मैं फार्मासिस्ट के पास गया हूँ फार्मेसी पे, उनसे मैंने कहा सर ये दवाई दे दें। अब यहाँ पे एक आम आदमी भी जानता है कि पेनाडोल और ब्रूफिन में एक वाज़ेह फर्क है जी। ठीक है। उन्होंने मुझे पीसीएम की जगह, यानी पीसीएम यानी पैरासीटामोल को कहते हैं, उन्होंने उसकी जगह मुझे ब्रूफिन का सिरप पकड़ाया और उन्होंने कहा जी बुखार के लिए हम आपको ये दे रहे हैं। अब डॉक्टर पीसीएम कह रहे हैं और एक फार्मासिस्ट मुझे ब्रूफिन का सिरप पकड़ा रहे हैं। मैंने कहा सर ये मुझे वही दवाई दें जो लिख कर दी गई है। उन्होंने कहा जी वो मौजूद नहीं है। मैंने कहा अगर मौजूद नहीं है तो आप इस पर्ची पे लिख दें कि हमारे पास मौजूद नहीं है, इन रिटर्न दें आप मुझे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने एक मेडिसिन थी, वो सस्पेंशन होता है, कोई एंटीबायोटिक होता है उसका, मुझे सेफिगेट में भी उसका नाम है। ठीक है जी। तो उन्होंने वो जो दवाई है वो मुझे सिरे से दी नहीं है। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा सर ये दवाई आप मुझे मुकम्मल तो दें और सही वाली दवाई दें जो मुझे डॉक्टर ने लिख कर दी है। ठीक है। तो उनका कहना ये था कि सर हमारे पास वो दवाई मौजूद नहीं है। मैंने कहा जी वजीर आला साहिबा के मोहतरमा के साफ साफ ये ऑर्डर्स हैं कि, और उनका कुछ अर्सा पहले एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत अफसोस की बात है कि दवाइयां मौजूद होने के बावजूद मरीजों को बाहर से लाने के लिए कहा जाता है और जीरो टॉलरेंस है हमारी इस हवाले से। तो मैंने उनसे जब ये बात किया तो उन्होंने कहा भाई आप बेतुकी बहस कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा। तो आप ऐसा करें कि आप ना, हमारे पास दवाई नहीं है, हम कहाँ से दें आपको। मैंने कहा जी आप इस पर लिख दें पर्ची पे, मैं आपसे दवाई नहीं मांगता। ठीक है। आप पर्ची पर लिख कर दे दें कि हमारे पास नहीं है और आप अपने स्टैंप पर साइन कर दें। बिल्कुल ठीक है। जो तरीका है, आपसे बहस कर रहे हैं और जिद और लड़ाई चल रही है वहाँ। नहीं, उन्होंने मुझे कहा जी आप मेरे साथ ना डॉक्टर साहब के पास चले जाएं। अच्छा, वो आपको लेके गए हैं? अच्छा, अब इसी असना मैंने मोबाइल फोन इधर अपनी पॉकेट में डाला और कैमरा ऑन कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें इतना मजबूर किया जाता है कि लिखा जाता है कि कानून की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप हॉस्पिटल में वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक आम शहरी की हैसियत से मुझे समझ नहीं आती कि हम अपनी मजबूरी का या इनकी करप्शन का सबूत और किस तरह से दें। हमारी बात पे तो ये यकीन करते नहीं है। हमारी बात पे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। हम अगर आउट ऑफ द वे जाके कैमरा नहीं लगाएंगे तो हमारे पास और क्या। अब आपका बच्चा वहां पे बुखार से तड़प रहा है जी, उसको एडमिट भी नहीं इन्होंने जो है वो किया जी, बिल्कुल, और उसको दवाई लिख के दे दिया और आप उस दवाई के लिए ख्वार हो रहे हैं, फार्मेसी पे, और वो मुझे डॉक्टर के पास दवाई भी आपको नहीं मिल रही जी, बिल्कुल, और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अच्छा। जिन डॉक्टर ने ये रेफर बच्चे को किया और फिर आगे से किसी और डॉक्टर ने दवाई लिख दी इमरजेंसी के। तो जब वहां पर मैं गया हूं तो उन्होंने कि मैडम को उन्होंने भी मामला बताया कि ये भाई ये डिमांड कर रहे हैं, और मैंने भी बताया कि जी ये मामला है, लिख दें। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? उन्होंने मुझसे सीधा सी बात की है। मैंने कहा जी मैडम, उन्होंने कहा जी हमारे पास दवाई नहीं है। मैंने कहा जी मैडम अगर आपके पास दवाई नहीं है देन इन रिटर्न आप मुझे दे दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उन्होंने कहा जी ये तो वजीर आला का काम है ना, उनसे वो हमें दवाइयां दे दे तो हम आपको दे देंगे। अच्छा, तो कहना आप तो लिख दें जी। वो यही तो प्रॉब्लम है कि लिख कर नहीं देते। आप अगर थाने कचहरी चले जाएं तो वहां पे आपको कोई इशू है तो उसका जो
रिजॉल्व होने वजीर के आला बाद में डाल मुझे देते हैं। वजीर आला इतनी आम हो चुकी है कि वजीर आला पर जो है वो सारा का सारा मलबा जो है वो जी डाल दें। बिल्कुल, और एक उनको पता है कि एक आम आदमी की अप्रोच वहां तक नहीं है। ये इसीलिए। जनाब अहमद रियाज साहब जानते हैं कि ये मेरे बेटे की बीमारी की वजह से मैंने कुछ अर्सा पहले, आज से तकरीबन 1.5 माह पहले प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब के बाहर। और अच्छा। मैं शुक्रगुजार हूँ वजीर आला का कि उस पर उन्होंने फौरी एक्शन लिया और ईशान मलिक साहब ने और डीसी साहब ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। ठीक अब है। मैं अपने, और उन्होंने मेडिकल बोर्ड मेरे बच्चे का बनाया है। अच्छा, बहुत और, अच्छा। मैं कल उसको चेकअप करवा के आ रहा हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। लेकिन सवाल ये है कि अब ये जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि वजीर आला अब नहीं, वजीर आला काम कर रही है, वो काम कर रही है, तो मसला ही नहीं है। ठीक है। वजीर आला से आगे जो ये टीम बनाते हैं ना, जो ये अस्पतालों की मैनेजमेंट है, जी, बेसिकली ये गलत है। ये गलत आप है। क्या कहेंगे इसमें अहमद रियाज बलोच? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, मामला ये है कि जैसे ये पहले भी बता रहे हैं कि इनके एक बच्चे को एक मोजी मर्ज लाहक है और उस एक हवाले से मतलब इनके हालात कुछ इस तरह से हो गए कि इनका अपना घर भी इनके हाथों से चला गया। अल्लाह। यानी कि एक किराए के घर में ये रह रहे थे और वो किराए का घर ये किराया नहीं अदा कर सके और इन्हें निकाल दिया गया। अब ये अपने बच्चे और बीवी को लेके प्रेस क्लब के बाहर आ गए। वहां पे इनकी मेरी पहली मुलाकात हुई और जो मतलब मैं इस पे इब्तदाई तौर में पर जो ज़ीशान मलिक साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब के जो मशीर हैं बराए सियासी अमूर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी खबर पर कार्रवाई की और इन्हें जो बाकायदा इनका एक हक था वो पास किया। ऑल्दो कि वो पूरा नहीं हुआ, इन्होंने कुछ गालबन 1 मिलियन की रिक्वेस्ट कर रखी थी जिसमें से 5 लाख इन्हें दे दिया गया, लेकिन 5 लाख रुपया अभी भी बाकी है। एनीवेज उसके साथ इन्हें दीगर मराद भी मिली। अल्लाह इन्हें मतलब इस्तिकामत अता फरमाए, क्योंकि देखें किसी भी बच्चे के साथ जब इस तरह का मामला हो जाता है। आपके बच्चे को क्या बीमारी है? जी, मेरे बेटे को लोबर HP नाम की डिजीज है, एक रेयर डिजीज है। उसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा सर्वाइव कर रहा है। कहाँ से उसका इलाज करवा? जी अभी चिल्ड्रन से हो रहा है। पहले पिम्स में दिखाते रहे हैं और हमें तकरीबन सब ने यही बताया कि हम सिर्फ इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, हम इसको बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और इसी जैसे जनाब रियाज साहब ने भी बताया आपको, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। क्या उम्र है आपके बच्चे की? 3.5 साल। 3.5 साल का बच्चा है। जी, छोटा है। तो ऐसा है कि मेरे जो पहले जाहिर है मेरे 3 बेटे हैं, बेगम है, मैं खुद हूँ, जाहिर है उससे पहले वालिदैन भी थे घर के बड़े। तो ये चीज़ हम जब से आँख खोली है तब ये फेस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हम ही लाइनों में क्यों लगे, हम ही धक्के क्यों खाएं। जब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, या वो अब्रॉड जाके इलाज करवाता है, ठीक है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या हमारा ये हक नहीं है कि हम जब हॉस्पिटल जाएं अपने इलाज के लिए या अपने प्यारों के इलाज के लिए, हम वहां से खुद मरीज होकर निकलते हैं। एक तो मरीज लेके जाते हैं, ऊपर से जो साथ जाते हैं वो भी मरीज बन जाते हैं। जी, इसी म्यू हॉस्पिटल में मैं ये 24 जून से पहले की बात है, जब मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठा अपने बच्चे के हवाले से जो मोजी मर्ज में है, तो मैं हॉस्पिटल गया। मैं बता दूं कि मुझे एक तो मोहरों की तकलीफ है और माइग्रेन है। माइग्रेन होना और माइग्रेन अटैक आना बहुत अलग कंडीशंस होती हैं। और उस टाइम मैं माइग्रेन अटैक की कंडीशन में म्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी गया, तो मुझे डॉक्टर ने ऐसे देखा और वो कहते हैं, यार आप ठीक हैं बिल्कुल, आप सुबह OPD में आ जाएं। मैं कहा सर मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे शदीद दर्द था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगा। तो उन्होंने खैर मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे वो भेज दिया कि आप OPD में आ जाए। मैंने कहा सर मुझे कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन दे दें, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। खैर मैं आ गया बाहर। उस टाइम मैं, यकीन करें, मेरे पास उस वक्त नाश्ते के भी पैसे नहीं थे, रात के खाने के पैसे थे जिनसे मैंने दवाई ली और उधार लेके मैंने बच्चों को खाना खिलाया। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे आपको बताया कि कुछ इमदाद हुई है, तो मैं थोड़ा स्टेबल हूँ। लेकिन तो भाई आपने कोई काम वगैरह शुरू किया? आप कोई जॉब जी मैंने काम शुरू किया है, मेरी वैसे जॉब भी लगवाई है वज़ीर आला
साहिबा ने। अच्छा, बहुत अच्छे। और उसके अलावा मैंने वो बाइकिया पे भी काम शुरू किया है। और अच्छा। एक बाइक के ऊपर ही वो शरबत वगैरह के लिए भी स्टार्ट लिया है अभी अच्छा, मैंने। चले, अल्लाह ताला आपके लिए जो आसानियां पैदा करे, आपके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन जाहिर है जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है या प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बस जितना टाइम जो है वो उसको अच्छे से जो है वो देखा जा सकता है उतना वो देख सकते हैं, क्योंकि बीमारी इस किस्म की क्रिटिक है कि शायद इसको जो है वो नहीं रिकवर पाकिस्तान में किया जा सकता होगा। ये पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि आप बहुत बड़े हौसले से ये जंग लड़ रहे हैं और आपने सरकारी अस्पतालों की जो अक्कासी की है वज़ीर आला के सामने भी, ये आपका बड़ा हौसला है। आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो सामने आकर कम से कम बोलें तो सही। लोग वहाँ पर जो है वो जुल्म और ज़्यादती का शिकार होते हैं और बोलते नहीं है। आपने जिस तरीके से जो है, क्योंकि आप पढ़े लिखे थे, जाहिर है आपको पता था कि मैंने जो है वो अपना हक कैसे मांगना है। आपकी जो एक बात है मुझे बड़ी पसंद आई है कि आपने उनको कहा है कि मुझे लिख दें कि आपके पास दवाई नहीं है। जी देखिए, ये हमारा राइट है कि अगर आप देखिए हमारी बात पे कोई यही यकीन नहीं अवेयरनेस जो है करेगा। वो आवाम को पहुंचानी है कि अवाम क्या करती है, फार्मेसी पे जाते हैं सरकारी अस्पतालों की, वो कहते हैं हमारे पास दवाई मौजूद नहीं है, उधर से मुंह बना के अपना जो है वो निकल आते हैं कि जी दवाई मौजूद नहीं है, बाहर से ले लेते हैं। मैडम, मैं पेशेंट को आप वेट नहीं करवा सकते। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपना एक बच्चा गवा चुका हूँ, जिसके बाद मुझे ये हौसला आया और मैंने ये लड़ाई अल्लाहु अकबर। लड़ी। और जनाब रियाज साहब जानते हैं कि इससे पहले मेरा एक बेटा था, पैदा हुआ और अगले दिन वो फोत हो गया। और उसकी वजह ये थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लवाजमात थे ना, जो नीड्स थी एक प्रेग्नेंट वीमेन की, वो मैं पूरी नहीं कर सका अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो वो चला गया और सरकारी अस्पतालों की ही वो जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो एक मेहरबानी थी उनकी, उनकी तरफ से ये एक कत्ल था कि मैं वो ड्रिप्स नहीं लगवा सका या वो चीजें, क्योंकि मुझे तो यही जवाब मिलता था, क्योंकि वो अस्पताल में अवेलेबल नहीं होंगी उस वक्त। जी अवेलेबल होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर आप थोड़ा टाइम दे तो मैं अपना एक वाकया बता दूं आपको, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक दफा मैं ना, मुझे जैसे मैंने बताया मोरों की तकलीफ है, तो मैं हॉस्पिटल दवाई लेने गया और उस टाइम मेरी जेब में 250 रुपया था जो मैंने नाश्ता लेकर आना था उससे, क्योंकि हम मजदूरों की यही जिंदगी है। जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मुझे काफी शदीद तकलीफ हुई, मेरा पाँव से स्लिप हुआ सीढ़ियों से, तो मुझे तकलीफ हुई, मैं हॉस्पिटल चला गया। अच्छा। वहां पे मुझे दवाइयां लिख कर दी गई है, मैं फार्मेसी पे चला गया, उन्होंने मुझे 4 गोलियां दी और एक गोलियां थी जो 7 दी उन्होंने मुझे। अच्छा। ये डिफरेंट टाइप की 3 मेडिसिन थी। ठीक है। अब 2 मुझे 4 मिली हैं और एक 7 मिली हैं। अब मैं वहां से दवाइयां लेकर तो घर आ गया हूँ। घर आके मैं अभी वो नाश्ता लेके गया हूँ उसी 250 रुपये का बच्चों के लिए, और मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मुझे एक मैसेज आता है। मैंने मोबाइल उठाया तो मैसेज है सिस्टम से था, जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, सर्वर जिसे हम कहते हैं। वहां से एक मैसेज आया था कि आपको फलां 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 30 गोलियां दी गई हैं, टैबलेट्स दी गई हैं और हॉस्पिटल आने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने कहा यार मुझे 3 और 7 गोलियां दी गई हैं, 30 तो दी नहीं, 30 नहीं मिली, और यहाँ पे तो 90 गोली मेरे नाम पे डाल दी गई है। अच्छा। तो मुझे बहुत उस चीज पे गुस्सा आया और मैं उसी तकलीफ की हालत में ना, मेरी वाइफ ने मुझे रोका लेकिन मैं चला गया। मैं वहां पर गया, मैंने जाके फार्मासिस्ट से बात की, मैंने कहा जी आपने ये मुझे मैसेज आया, ये एक टैबलेट, तो जी टाइपिंग की गलती होगी। मैंने कहा जी टाइपिंग की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है जो आपको पूछते नहीं है। अब बात ये है कि या तो आप मुझे टैबलेट्स पूरी करके देंगे या मुझे दूसरा मैसेज आएगा। सही बात है। वो जी तो उन्होंने वो AMS के पास चले गए। अच्छा, वहां पे AMS के पास जाने के लिए जो मुझे हर हॉस्पिटल में मुझे तकरीबन जाना पड़ा है MS या AMS के पास, लेकिन पर 3 बंदे बैठे होते हैं, 2 से 3 लोग, और उनका सिस्टम ये था, जी भाई किधर जा रहे हैं? जी मैंने सर हमें बताएं क्या मसला है। भाई अगर आपको बताना है तो वो कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? सवाल ये है कि अगर हमने आपको बताने हैं मसाइल अपने, तो वो कुर्सी पर क्या लेने बैठे हैं? यानी सरकारी अस्पताल का जो नक्शा आज आपने मेरे प्रोग्राम में खींच दिया है ना, आम आदमी यहाँ पर जलील हो रहा है। एक तो मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जब टेस्ट लिख के देते हैं ना ये डॉक्टर, टेस्ट पे टेस्ट लिख के देते हैं, आपका पेशेंट जो है वो वहां पर एडमिट है, तो एक टेस्ट जो है वो आपको वो फरलांग दूर जो है वो जाना पड़ता है, उसका जो ब्लॉक कहाँ पे बना हुआ है, एक वो जो है वो ब्लॉक बना हुआ है वहां पे जाना पड़ता है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं सरकारी अस्पताल में, इतनी दूर दूर बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हुई है। ओ भाई, जहां पे तुम्हारा ICU है, जहां पे तुम्हारी जो है वो ऑपरेशन थिएटर है, वहीं पर तुम जो है वो खुद से ये काम क्यों नहीं करते? तुमने साथ आने वालों का तमाशा बना के रखा हुआ है सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर्स तो हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कोई ना कोई टेस्ट खून का लिख के दे देते हैं, और वो खून का टेस्ट जो वो कभी किसी लैब से होना है, कभी किसी लैब से होना है, कभी किसी लैब से होना है। ये मैंने खुद झेला है। मेरी वालदा जब बीमार थी, ये मैंने खुद झेला है।
मैं कभी किसी बिल्डिंग का चक्कर लगाती थी, कभी किसी बिल्डिंग का चक्कर लगाती थी, और इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ सरकारी अस्पतालों ने। और ये जब हम जो है वो उनको जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने कहा जी ये फैसिलिटी है ही जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में, आपको लेके वहां जाना पड़ेगा, इनको वेंटिलेटर जो है वो वहां पे मिलेगा। वेंटिलेटर की खातिर जलील हुए, जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में गए। सर्विसेज हॉस्पिटल में 5-5 मिनट बाद जो है वो डॉक्टर जो है वो टेस्ट लिख के दे रहे हैं, डॉक्टर साहब ये टेस्ट होगा, डॉक्टर साहब ये टेस्ट होगा। एक टेस्ट, एक बंदे को उधर भगा रही हूँ, एक बंदे को उधर भगा रही हूँ, कभी मैं खुद भाग रही हूँ। हर 5-10 मिनट बाद जो है वो ये तमाशा जो है वो खड़ा किया हुआ था। इस आम आदमी की ये बात नहीं है, मैं खुद इसका शिकार हूं। मैंने खुद जो है वो अपनी वालदा की बीमारी में जो है वो ये सब चीजें जो है वो झेली हैं। 7 दिन मैं अस्पताल में रही हूं और 7 दिन मैंने खुद अपनी वालदा की ड्यूटी दी है। और 7 दिन में जो तमाशा सरकारी अस्पताल में, हालांकि मेरा अभी जो है वो पीछे से कॉल्स भी गई हुई थी और जो है उन्हें पता भी था, प्रोटोकॉल से उन्होंने काम भी किया, रेफरेंस भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी एक आम आदमी वहां कैसे जलील होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो आप लोग आईसीयू के पेशेंट को, ऑपरेशन थिएटर के पेशेंट को और इमरजेंसी के पेशेंट को फैसिलिटेट जो है वो वहीं पर क्यों नहीं करते? उनके टेस्ट की फैसिलिटीज वहीं पर क्यों नहीं बनाई जाती? लोगों को आपने घुमा फिराकर, वाकई सही कह रहा है ये भाई कि जो बीमार होता है वो तो बीमार होता है, जो साथ जाता है वो भी बीमार हो जाता है। आप क्या कहेंगे अहमद भाई इस पे? फिर मैंने जो ब्रेक लेनी है। मैं इसीलिए बोला कुछ नहीं क्योंकि ये रुदात जो इन्होंने खुद अपनी जुबानी सुनाई है, शायद मैं वो उसे ना सुना सकता, ये खुद उनकी आबीती है। हाँ। और दूसरी बात ये जो एंडिंग में मार्क्स अगर मैं इसमें ऐड करूं तो इन्हें इस एक प्रोफेशन को मसीहा कहा जाता है, और ये वो लोग हैं जिनके साथ लोगों की जिंदगियों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आप देखें कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड करते, और बहुत से लोग नहीं अफोर्ड करते, पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट देखें आप, 40% लोग वो हैं जिन्हें 3 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, इलाज क्या करेंगे? ठीक है, अब 20-30% वो लोग हैं जिनके पास 3 टाइम का खाना है। तो आप 70% जो लोग हैं उनके लिए जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पे अगर बुनियादी चीजें नहीं मुयसर होंगी, और बिल्कुल दुरुस्त ये निशानदेही कह रहे हैं, होता यूं ही है कि आपको कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। उसकी वजह यह है कि वो अंदर हाथे बाहर बेच दी जाती हैं, ठीक है, और अगर बेच दी जाती हैं तो फिर ये मतलब इस वो पूरे का पूरा हमाम में सब नंगे हैं, वो वाला सीन है। क्योंकि ये तो फिर मामला एक बंदे का नहीं है ना, वहां से बजट पास होता है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, वहां पर जो है वो पेशेंट को जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए मुख्तलिफ बिल्डिंगों को एक्सरे की सहूलत नहीं है, तस्वीर ले लें, सहूलत मौजूद नहीं है, तस्वीर ले लें, ये एक्सरे, ये देखिए आपके पास फिल्में तक नहीं है, फिल्में तक नहीं। माजरत अगर मैं इससे एक्सरे से, मैंने ब्रेक लेनी है भाई, टाइम बहुत शॉर्ट है। जी बताइए जी। एक्सरे से मुझे याद आया कि मेरा एक बार बेटा बीमार हुआ था तो एक्सरे की जरूरत पड़ी। मेरे पास उस टाइम जाहिर है मेरे हालात नहीं थे, तो मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था। मैं जब वहां से एक्सरे की फिल्म मांगने गया हूं तो वो जो वहां पे बैठे हुए थे ना, ये खैर उधर का रावलपिंडी का वाकया है, तो वो हॉस्पिटल पे जो इंचार्ज बैठे थे या जो भी थे जिन्होंने हमें वो तस्वीर ले ले, मुझे कहते हैं तस्वीर ले ले। मैंने कहा सर मैं तस्वीर नहीं ले सकता। यार केड़े दौर च रहना है, प्या तू केड़े दौर च रहना है, अपने आप को ठीक मतलब हमें वो डिग्रेड करते हैं, हमें वो पता नहीं क्या समझते हैं जब हम सरकारी हॉस्पिटल में। सबसे पहले सरकारी अस्पताल के अमले का बिहेवियर पे काम किया जाए, इनको बिहेवियरल थेरेपीज दी जाए। अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए तो मैं भी हाजिर हूँ, मेरे जैसे मेरे पास पूरी टीम मौजूद है, पूरे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हमारे पास मौजूद है। अगर ये टीम जो है वो सरकारी अस्पतालों में इनके बिहेवियर ठीक करने में कामयाब हो गई तो मैं समझूंगी कि दुनिया का बेहतरीन तरीन काम हो गया, क्योंकि जिस तरह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो बदतमीजी करता है और गलत तरीके से जो है वो घूर के देखते हैं, अजीब किस्म के इनके बिहेवियर्स और मुंह के एक्सप्रेशंस होते हैं, यही बंदे को आधा खत्म कर देते हैं। एक तो बंदा परेशान होता है अपने मरीज को वहां पे दाखिला करवा के, दूसरे इनके बिहेवियर की वजह से जो परेशानी होती है, ये मेंटली टॉर्चर है और ये क्राइम है। पूरी दुनिया में मेंटली टॉर्चर करना लोगों को क्राइम में शामिल होता है, सिवाय पाकिस्तान के। तो बराए मेहरबानी मैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो बीमार है उसके साथ तो जो है वो बुरा सलूक किया ही जा रहा है सरकारी अस्पतालों में, जो साथ आते हैं उनको मेंटली टॉर्चर से बचाया जाए, इनके बिहेवियर्स को स्टाफ के जो है वो ठीक किया जाए। बेशक ये 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं या 48 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, डजंट मैटर, ये इनकी ड्यूटी है जो इन्होंने देनी ही देनी है। इसके अलावा जो है कि जो भी मुश्किलात और परेशानियां जो है वो दवाइयों की सूरत में या टेस्ट की सूरत में आ रही हैं कि 6-6 बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, वहां जाकर जो वो टेस्ट करो, लोगों को घुमा फिरा कर ये उनको और बीमार कर देते हैं अस्पतालों में, तो इस पर जो है गौर किया जाए।